सो हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर राहुल। और आज हम बात करें, जैसे पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें हम बात किए थे बेसिक एक लोअर बैक पेन के बारे में। जो कि उसमें ओवरऑल मैंने बताया था कि लोअर बैक पेन का कितने तरह के टाइप होते हैं, क्या काउज होता है एंड ऑल, ताकि उसको एक बेसिक ओवरव्यू लोअर बैक पेन के बारे में मिल सके। तो मैंने लास्ट वीडियो में बेसिकली ऊपर ऊपर से मैंने ओवरऑल उसका एक कंप्लीट एक स्ट्रक्चर बताया था। और उस वीडियो में मैंने यह भी बोला था कि आगे आने वाले वीडियोस में मैं लोअर बैक पेन का एक सीरीज बनाऊंगा, जिसमें से कि जितने जितने टाइप के लोअर बैक पेन हो सकते हैं, जैसे 3-4 काउज मैंने, आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो वो चेकआउट कर सकते हो। मैं उसका लिंक यहाँ पे आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने ये बताया था कितने तरह के लोअर बैक पेन होते हैं। और उसमें ये भी मैंने बोला था कि आगे आने वाले वीडियोज में एक एक जितने टाइप होते हैं ना, एक एक वीडियो मतलब एक एक टाइप्स को मैं पर्टिकुलर एक वीडियो उस पर बनाऊंगा। उस पर कुछ वीडियोज आएंगे ताकि उसको हम डिटेल में और देख सकें, ठीक है। आज मैंने एक टाइप पकड़ा है जो कि है डिस्क हर्निएशन। उसमें जो 3-4 टाइप जो मैंने बताया था उसमें एक था एक डिस्क हर्निएशन। आज की वीडियो हम लोग डिस्क हर्निएशन के बारे में ही देखेंगे। तो डिस्क हर्निएशन एक्चुअली होता क्या है, डिस्क बल्ज जिसे बोलते हैं, वो होता क्या क्या इसमें बेसिक डिफरेंसेस भी होते हैं। कि कोई कहते हैं कि पीआईवीडी है, प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, कोई कहते हैं कि डिस्क बल्ज है, कोई कहते हैं डिस्क हर्निएशन है, डिस्क प्रोट्रूजन है। ये बेसिकली होता क्या है। और इसमें एक और टर्म आता है लाइक स्टेनोसिस, जो कि एक पर्टिकुलर वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे मैं छोटा सा एक क्लिप्स दे दूंगा। तो हे एवरीवन, आई एम डॉक्टर राहुल। आई एम ए फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएटेड इन दिल्ली, और मैं फिजियोफाइट मेडिकेयर का ओनर हूँ। और हम यहाँ पे पूरे दिल्ली एनसीआर में हम होम विजिट प्रोवाइड करते हैं, और हमारा सेंटर दिल्ली में है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आज हम बात करेंगे डिस्क हर्निएशन के बारे में। बेसिकली होता क्या है, तो पहले यहाँ पे डिस्क हर्निएशन में ये देखते हैं कि डिस्क हर्निएशन को ही क्या हम लोग डिस्क बल्ज कहते हैं, क्या उसी को हम पीआईवीडी प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं, क्या उसी को हम प्रोट्रूजन कहते हैं। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि हाँ, मतलब बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट तक अगर हम देखें एक तरह से, तो सेम ही हम कह सकते हैं, बट कंप्लीटली सेम नहीं कह सकते। सिमिलर कह सकते हैं कि एक ही मतलब सिमिलरली टू ईच अदर होते हैं, एक दूसरे के ही तरह होते हैं, बट बिल्कुल सेम नहीं होते। अब मैं बताता हूँ वन बाई वन की कि डिस्क बल्ज किसे कहते हैं। डिस्क बल्ज होता है जिसमें से कि हमारा डिस्क जो होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यहाँ पे आप फोटो में या फिर वीडियो में यहाँ पे साइड में आप देख सकते हो वीडियो में। तो डिस्क बल्ज जो होता है, मैं पिछली वीडियो में बताया था कि बेसिकली जो हमारे बोन्स के बीच में, यहाँ पे आप वीडियो में देखोगे या फोटो में अटैच करूँ उसमें, कि जो दो बोन्स होते हैं ना, दो वर्टिब्रा के बीच में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि जेली लाइक होता है, उसमें फ्लूइड होता है। तो बल्ज जब होता है तो डिस्क के बीच में क्या होता है ना, जब कंप्रेशन होता है तो फ्लूइड है वो तो अपना स्पेस से बाहर की ओर लीक कर जाएगा, अगर उस ऊपर प्रेशर आएगा नीचे दोनों तरफ से। तो उस पर जब प्रेशर पड़ने से क्या होता है ना, इस तरह से जब डिस्क वर्टिब्रा एनी हाउस से प्रेस करता है, किसी भी हम लोग का जैसे कुछ भी वर्क करते हैं, हम लोग का सिटिंग पोजीशन सही नहीं है या फिर मूवमेंट ऐसा हो गया अचानक से, तो वो कंप्रेस कर जाता है इस तरह से। तो डिस्क है ना, धीरे धीरे बाहर की ओर लीक आउट कर जाता है ना। वो तो जेली लाइक स्ट्रक्चर है तो लीक कर गया, तो वो होता है डिस्क बल्ज हमारा, ठीक है। तो उसमें डिस्क बल्ज में क्या होता है कि बेसिकली हमारा डिस्क क्या है ना, हल्का सा मतलब 10-20% शिफ्ट हो जाता है बाहर की ओर। वो किधर किधर भी हो सकता है, या तो वो साइड वाइज हो सकता है, हॉरिजॉन्टली हो सकता है, या फिर बैकवर्ड भी हो सकता है, या फिर फॉरवर्ड भी होता है। बेसिकली ज्यादा बैकवर्ड होता है क्योंकि हम लोग आगे झुकते हैं तो पीछे होने का चांस ज्यादा होता है। आगे से ऐसे प्रेस करेगा तो पीछे की ओर मतलब डिस्क ज्यादा स्लाइड हो जाता है। तो वो होता है हमारा डिस्क बल्ज। डिस्क हर्निएशन में फिर क्या होता है, डिस्क हर्निएशन क्या है कि हर्निया इन द सेंस की वही डिस्क बल्ज अगर और क्रिटिकली पीछे हो जाए, जैसे कि पहले 10% था, वो अगर और ज्यादा पीछे हो जाए, 30-40% चले जाए, और पीछे जो नर्व जा रही है उसको कंप्रेस करने लगे, तो फिर वो डिस्क हर्निएशन के फॉर्म में आ जाता है। वो कि एक एडवांस स्टेज होता है, या फिर बोले तो क्रोनिक स्टेज होता है। तो एक्यूट स्टेज हुआ, इनिशियल स्टेज हुआ, उसमें डिस्क बल्ज होता है, उसे हम लोग एक्यूट स्टेज कहते हैं। और जो क्रोनिक स्टेज होता है ना, उसे हम लोग डिस्क हर्निएशन कहते हैं। यहाँ पे तो पहला हम टर्म समझेंगे कि डिस्क हर्निएशन होता क्या है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि डिस्क बल्ज होता है तो इसमें सिम्टम्स क्या क्या आ सकते हैं, क्योंकि पहले तो हम लोग देखते हैं कि भाई कौन से सिम्टम्स जैसे क्या लक्षण होंगे, तो हमें पता चलेगा कि हाँ भाई डिस्क बल्ज हो सकता है ना। उससे कम्प्लीटली 100% तो नहीं, बट हाँ कुछ परसेंटेज तक हम लोग पता कर सकते हैं कि ये चीज़ अगर मेरे अंदर हो रहा है, या फिर वहाँ पे आप वीडियो देख रहे हो तो आपके अंदर अगर ये चीज़ आ रही होगी, तो आप वहाँ पे समझ सकते हो कि डिस्क बल्ज ये है, हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। यहाँ पे पहला हम लोग देखेंगे कि डिस्क बल्ज अगर होता है तो सिम्टम में यहाँ पे देखिएगा, पहले तो आपका वहाँ पे लोअर बैक पेन होगा। अब वो लोअर बैक पेन आपका अगर इनिशियल स्टेज में है तो एक लोकलाइज जगह पे होगा, या तो लोअर बैक पेन के पार्ट पे होगा। अगर वो क्रोनिक चला गया तो फिर वो कंप्रेशन डिस्क हर्निएशन का रूप ले लिया जो मैंने बताया, तो फिर क्या होगा ना, थाई के नीचे से वो कंप्रेस झंझनाहट की झुनझुनी
पहुंचते हुए वो नी तक जा सकता है और ज़्यादा हुआ तो एंकल तक भी जा सकता है। तो इस तरह के लक्षण इसमें दिखते हैं। फिर वहाँ पे नंबनेस, सुन्नपन ऐसा महसूस होगा। तो आप लोगों को तो पता ही है, मतलब कि किन्हीं लोगों को जो यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, किन्हीं को अगर डिस्क बल्ज हुआ है, ऐसा रिपोर्ट में आया है L4 L5 या फिर L5S1 या फिर L3 L4 लाइक एनी हाउ, तो उनको ऐसा देखा गया होगा, बहुत ज़्यादा क्रोनिक स्टेज है ना, तो उनका झुनझुनी है ना, वो पीछे से झंझनाहट की तरह ऐसे जाता है। वो अगर थोड़ा सा मुड़ते हैं या बैठते हैं, उठते हैं, कुछ भी मूवमेंट होता है तो वहाँ पे अनकंफर्टेबल सा ऐसा पेन होता है ना, देखने के लिए मिल सकता है। तो इस तरह का लक्षण आपको डिस्क बल्ज में या फिर डिस्क हर्निएशन में देखने को मिलते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि डिस्क बल्ज में हमारा एक लोकलाइज स्टेज पे पेन होगा, लाइक कि लोअर बैक पेन तक ही, लोअर बैक पेन मतलब लोअर बैक तक ही रहेगा। और जो डिस्क हर्निएशन है उसमें हमारा झंझनाहट पूरे लाइक थाई के पीछे से होते हुए, घुटने के पास होते हुए वो रेडिएट करेगा, रेडिएटिंग पेन जिसे कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये मतलब कि होने के चांसेस किनको किनको हो सकते हैं। तो पहला सबसे ज्यादा मेजरली जो देखा गया है लोअर बैक पेन या फिर डिस्क बल्ज या फिर डिस्क हर्निएशन होने का, वो एक ऐसा नहीं है कि बहुत अचानक में ही हो जाता है ना, कुछ ऐसा हम लोग किए कि इतना हमारा बॉडी वीक नहीं होता है। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये धीरे धीरे करके प्रोग्रेस होता है। लाइक कि आपका अगर लॉन्ग सिटिंग का वर्क है, आप लैपटॉप पे वर्क करते हो या फिर काफी ज्यादा आपका सिटिंग वर्क है, लाइक चेयर पे आप बैठते हो, तो उसमें क्या होता है कि डिस्क बल्ज होने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि आपका बैक है ना हमेशा आपका लोड ले रहा है, एक ही पोजीशन पे है वो, 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे किन्हीं को बैठने की हैबिट होती है ना। वर्किंग कंडीशन ऐसा होता है कि वहाँ पे 12 15 घंटे ही बैठते हैं लोग और बिना ब्रेक के बैठते हैं। उस कंडीशन में भी डिस्क बल्ज होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा होता है कि अगर आप कम भी बैठ रहे हो ना भी बैठ रहे हो, लेकिन सिटिंग पोस्चर आपका सही नहीं है, झुक के ज्यादा बैठना है ना, या फिर लाइक कि उनका चेयर का जो बैलेंसिंग है वो सही नहीं है, बस जबरदस्ती बैठ रहे हैं, तो इस तरह से लाइक एनी हाउ उस तरह से होने का चांस होता है। तीसरा जो होता है हमारा फूड हैबिट होता है कि हमारा बोन ही वीक है, वर्टिब्रा ही वीक है, वो लोड नहीं ले पा रहा है, तो फिर डिस्क भी ऑब्वियसली वीक होगा। पानी का कमी, जो डिहाइड्रेशन हमारे बॉडी में होता है, तो उसका जो पानी का कमी होगा तो ऑब्वियसली मैं जैसे बताया कि वो जो जेलीय स्ट्रक्चर हो उसमें वाटरी फ्लूइड होता है फील, तो फ्लूइड का लेवल जब कमेगा तो फिर वो तो लाइक वीक हो जाएगा, वो थीन भी हो जाएगा, तो स्लाइड करने का चांस बढ़ जाता है। फिर इन कंडीशंस में होता है। फिर अचानक अगर आप हैवी वेट लिफ्टिंग, अगर आप जिम जाते हो, कुछ हैवी वेट लिफ्ट कर लिया अचानक, ऐसा मतलब कि ओवरलोड, आप ओवर वेट लिफ्टिंग कर रहे हो या फिर एनी हाउ कुछ गलत पोस्चर में लिफ्टिंग हो गई गलती से, उस कंडीशन में भी क्या होता है ना, स्लाइडली मतलब शिफ्ट होता है, तो उस कंडीशन में एक बहुत शूटिंग सा पेन अगर किन्हीं को आया होगा तो आप जान सकते हो, समझ सकते हो इस चीज को। तो ये बेसिकली ये कारण होते हैं कि जिस कारण से हमें लाइक डिस्क हर्निएशन या PIVD देखने को मिलता है। तो देखते हैं कि लाइक हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ठीक है, हमारे पास कोई आते हैं, पेशेंट आते हैं हमारे क्लिनिक में, या फिर हमसे इंक्वायरी करते हैं कि सर हमें इस तरह का लक्षण, वो बताते हैं, सिम्टम बताते हैं, तो हम उनको टेस्ट करते हैं, SLR स्टेटलेट रेस टेस्ट करके देखते हैं। अगर वो पॉजिटिव आता है, लाइक पॉजिटिव इन द सेंस कि अगर उनका पैर ऐसे सीधा उठाकर देखते हैं तो 30 to 45 डिग्री 50 डिग्री पर अगर उनका पेन रेडिएटिंग वाला मिलता है ना पीछे से, तो हम समझ जाते हैं कि ये डिस्क बल्ज है। फिर उनको MRI के लिए रिकमेंड करते हैं, MRI में पिक्चर क्लियर हो जाता है कि कितने % कितना डिग्री का डिस्क बल्ज है। उसके बाद उनका हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनका ट्रीटमेंट चलता है। तो यहाँ पे ओवरऑल देखेंगे हम लोग फिजियोथेरेपी में मतलब क्या हम लोग करते हैं, है ना। डिस्क बल्ज वाले अगर कोई आते हैं पेशेंट, तो मैं उन्हें किस तरह से हैंडल करता हूँ, किस तरह से हमारे क्लिनिक में हैंडल होती है इस चीज़ को। तो पहले जब आएंगे उनका रिपोर्ट वगैरह सब कुछ क्लियर हो गया कि अब डिस्क बल्ज है, तो उनका ट्रीटमेंट जब स्टार्ट होगा तो एक प्रोटोकॉल बनेगा कि हाँ भाई इतने वीक तक आप ये होगा, इतने वीक उसके बाद फिर ये प्रोग्रेसिव स्टेज होगा, है ना। तो फिर उस तरह से फिर कितने वीक तक वो चल सकता है, उनके क्रिटिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर डिस्क बल्ज बहुत ज़्यादा है तो उनका ट्रीटमेंट भी उसी तरह से लंबा चल सकता है या कितने टाइम का चल सकता है। तो बेसिकली हम लोग इसमें क्या करते हैं, सबसे पहला सबसे मेजर ये होता है कि पेशेंट जब आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पेन में होते हैं, है ना। आपको पता ही होगा, चलने में भी किन्हीं को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तो बहुत लाइक कि उनको पकड़ के भी किन्हीं उनके फैमिली मेम्बर लाते हैं हमारे यहाँ, तो या फिर जैसा भी हो मतलब पेन उनको रहता है, वो तो रहेगा ही पेन, है ना। तो सबसे पहला हमारा काम होता है पेन रिड्यूस करने का, जिसके लिए हम लोग आइस पैक वगैरह यूज़ करते हैं। अगर स्वेलिंग वगैरह तो पहले तो आइसिंग वगैरह करके उसको नॉर्मल करते हैं ना, और अगर वहाँ पे ज़्यादा स्टिफनेस वगैरह क्योंकि जकड़न भी आ जाता है इसमें, तो हम लोग फिर आइसिंग के बाद थोड़ा सा इंटरवल लेके फिर उस पर हीट पैक लगा के उसको लाइक मसल को रिलैक्स करते हैं। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो बताया था कि जहाँ कहीं भी ऐसा होता है कि मसल स्टिफनेस वगैरह है, तो वहाँ पे हीट पैड लगाने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और मसल जो होता है रिलैक्स होता है। इससे क्या होता है, आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ भी मिलेगा, मसल भी सॉफ्ट होगा और हम एक्सरसाइज वगैरह आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि लाइक आइसिंग करना चाहिए, हॉट पैक यूज़ करना चाहिए। इसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो भी लाऊंगा, लेकिन यहाँ मैं बता देता हूँ कि लाइक कि अगर मोच आ गया सपोजेट, मतलब कि
एक शॉर्ट इंजरी, मतलब कि अभी अभी जस्ट रिसेंटली इंजरी हुआ है कुछ समय पहले या 1-2 दिन पहले बहुत तो, या फिर आज हुआ है, लाइक मोच आ गया और मेरे पास आए, तो मैं उनको हीट पैड नहीं लगाऊंगा क्योंकि वो ऑलरेडी स्वेल्ड है ना। अब उनको लगाकर और वहाँ पे और ब्लड सर्कुलेशन नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे इंजरी जब होती है तो ब्लड सर्कुलेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे हम लोग आइसिंग करेंगे। आइसिंग से क्या होगा, स्वेलिंग कमता है। लेकिन अगर काफ़ी टाइम पहले से अगर कोई आ रहे हैं जिनको स्वेलिंग है, लाइक डिस्क बल्ज होता है कि 1-1 महीने से स्वेलिंग लेकर रहते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग आइसिंग नहीं करेंगे, उस कंडीशन में हम लोग हीट पैड लगाएंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जकड़न ऑलरेडी जो ज़्यादा था वो रिलैक्स हो जाएगा। तो ये हम लोग करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग टेंस यूज़ करते हैं या फिर आईएफटी यूज़ करते हैं, दोनों में से कोई यूज़ करेंगे डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि कितना ज़्यादा क्रिटिकल है, ताकि उससे और पेन रिड्यूस हो जाए। उसके बाद फिर इतना पेन रिड्यूस होने के बाद लाइक फिर अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड से क्या है, अंदर जो टिश्यू वगैरह डैमेज हुई है आसपास जो इंजरी वगैरह से, जो कि मतलब ऑब्वियस सी बात है इतने टाइम से अगर है उनको पीआईवीडी या फिर डिस्क हर्निएशन, तो आसपास की इंजरी मतलब आसपास के टिश्यू भी थोड़े से डैमेज होते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंटरनल मतलब स्वेलिंग वगैरह होने के कारण, तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड करके उसको हम लोग रिड्यूस करते हैं। उसके बाद इतना होने के बाद उनका फिर प्रोटोकॉल चलता है, एक्सरसाइज पे आते हैं। बेसिकली कौन कौन सा एक्सरसाइज करवाना चाहिए, क्या नहीं करवाना चाहिए। तो लाइक पहले हम लोग स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेचिंग से पूरे मसल्स को रिलैक्स करते हैं। फिर उसके बाद स्ट्रेंथनिंग प्रोटोकॉल आता है। स्ट्रेचिंग एक बार पहुंचने के बाद फिर हम उनको स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं, लाइक उनके जो मसल्स वीक है ना, काफ़ी टाइम से वर्किंग कंडीशन में नहीं है लोअर बैक पेन के मसल, तो लोअर बैक के मसल, तो लोअर बैक के मसल्स को हम लोग लाइक पैरास्पाइनल्स जो होता है हमारा मसल, तो पैरास्पाइनल्स मसल, ग्लूट्स मसल है ना, हैमस्ट्रिंग एंड क्वाड्रिसेप्स मसल्स को हम लोग स्ट्रेंथन करते हैं, ताकि फिर से वो री एजुकेट हो सके और रीगेन अपना फंक्शन पे आ सके। तो इस तरह से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चलता है, इसमें और डीपली नहीं जाएंगे और लंबा वीडियो बन जाएगा। तो बेसिकली ये हमारा फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट प्लान होता है। तो ये ओवरऑल था, मतलब एक वीडियो में मेरे बनाने का मकसद ये था कि लाइक सामने वाला को अगर आप देख रहे हो वीडियो, तो ऑब्वियस सी बात है आप इसलिए देख रहे हो कि भाई मुझे जानना है कि इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, इसे कैसे ठीक करें। तो इसमें मैं आपको ये बता दिया कि लाइक कैसे होता है, क्या कारण होता है ना, क्या सिम्टम है जिससे आप पकड़ सकते हो, क्या हमारा फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट होता है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है अनटिल एंड अनलेस के अच्छे से फिजियोथेरेपी हो। हमारे पास काफ़ी पेशेंट हैं, मतलब उनकी रिव्यू आती है, उनके मतलब काफ़ी लोग ठीक होकर भी गए हैं। कई लोग का जो नहीं उनका अगर हो पाता है तो मैं उनको सर्जरी के लिए रिकमेंड किया हूँ, क्योंकि एक क्रिटिकल स्टेज एक आने के बाद हम लोग मतलब ये नहीं कर सकते, उनको फिर सर्जरी के लिए जाना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया तो, है ना, जो फिजियोथेरेपी से हैंडल नहीं हो पाता है। एक लेवल के बाद फिजियोथेरेपी एक लेवल तक ही क्योर करती है, उसके बाद बट 90% तो क्योर हो जाता है, बट 10% लोग होते हैं जिनको सर्जरी के लिए ही जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा डिस्क नीचे आ जाता है, पीछे स्लिप हो जाता है, तो उनको सर्जरी से निकालना होता है फिर वो कट करके। तो यहाँ पे वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि आप इसको समझो कि किस तरह से डिस्क बल्ज या फिर डिस्क हर्निएशन का क्या मेन लाइक की डिफरेंस है, इसे हम किस तरह से समझ सकते हैं, किस तरह से पहचान सकते हैं, पहचानने के बाद हम आगे क्या प्रोसीजर इसको फॉलो कर सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं। तो हमारे पास लाइक मैं तो दिल्ली से बेस्ट हूँ, तो अब यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा आपको, तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है इसके बावजूद भी, तो आप यहाँ पे कमेंट में भी डाल सकते हो, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो कि आपको क्या इशू है। ठीक है, मैं उसे पर्सनली भी हैंडल कर लूँगा या फिर हमारी टीम देख लेगी। और दूसरा, अगर आप इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करते हो तो मैं आपको लाइक रिप्लाई दे दूंगा जैसे मैं फ्री होता हूँ क्लिनिक वर्क से। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग होम विजिट ही प्रोवाइड करते हैं फिजियोथेरेपी के लिए, है ना। दिल्ली में हमारा लाइक क्लिनिक भी है, तो आप चाहो तो यहाँ होम विजिट के लिए भी इंक्वायरी कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और किसी को अगर नीड होता है ना, अगर आपको नहीं है या फिर आपको है या किसी और कोई प्रॉब्लम, उनको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो जाए, है ना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ये आपके ऊपर है, मैं तो हेल्प करने के लिए वीडियो बनाया हूँ। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे हेल्दी।